अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब, किस्त नंबर 24। कुरियर ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उसने सकून का गहरा सांस लिया। महबानों का दारुल अमान में रह जाने वाला बैग उसके लिए एक बोझ सा बन गया था। वो एक ईमानदार औरत थी, इसलिए अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम देने की कोशिश करती थी। महबानों का बैग उसके लिए एक अमानत की हैसियत इख्तियार कर गया था। इस अमानत के बोझ को अपने सर से उतारने के लिए उसने बैग अब्दुल मनान के नाम से कोरियर करवा दिया था। वैसे भी उस रात दारुल अमान में पेश आने वाले वाक़े के बाद वो कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो चुकी थी। महबानों के दारुल अमान से चले जाने के बाद भी उसके लिए फोन आते रहते थे। उसे फोन पर धमकियां भी मिलती थी कि अगर वो महबानों के बारे में कुछ जानती है तो शराफत से उन्हें बता दे, वरना उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। धमकियों से डरकर उसने कुछ अरसे के लिए मंजर से हट जाने का फैसला भी किया था। आज ही उसकी 1.5 माह की रुखसत मंजूर हुई थी और ये 1.5 माह रावलपिंडी में अपनी बहन के घर गुजारने का इरादा रखती थी। और वो ये 1.5 माह रावलपिंडी में अपनी बहन के घर गुजारने का इरादा रखती थी। रवानगी से कबल उसने महबानों की अमानत को मुनासिब जगह भिजवा देना बहुत जरूरी समझा था। बैग को कोरियर करने का बंदोबस्त करके वो अच्छी खासी मुतमईन हो चुकी थी और अब इत्मीनान से चलती करीबी मार्केट की तरफ ही जा रही थी। पिंडी जाने से पहले बहन और उसके बच्चों के लिए कुछ खरीदारी करना चाहती थी। खुद उसकी अपनी शादी तो हुई नहीं थी और वो अपनी जिंदगी के इतने साल दारुल अमान की मुंतजिमा के फराइज अंजाम देते हुए गुजार चुकी थी। इन फराइज को अंजाम देते हुए आज वो इस मकाम पर पहुंच गई थी कि उसकी अपनी जात के लिए कोई खतरा पैदा हो गया था। इस खतरे से महफूज रहने के लिए उसने अपने तौर पर एक मंसूबा बंदी की और अब कुछ मुतमईन सी खरामा बाजार की तरफ चली जा रही थी। कोरियर ऑफिस से काफी आगे निकलने के बाद वो एक मोड़ पर पहुंची तो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी उसे देखकर ठिठका। उसने खुद भी उस आदमी का ठिठकना महसूस किया और कुछ खौफजदा सी होकर तेज तेज चलने लगी। खौफजदा होने की वजह सिर्फ उस आदमी का ठिठकना नहीं था, बल्कि वो उस आदमी की छोटी छोटी सर्द और चमकीली आंखें देखकर मजीद डरती चली गई। ये आंखें उसके लिए आशना थी और पिछले कई दिन से उसके दिमाग में बसी हुई थी। महबानों को अगवा करने के लिए आने वाले ढाटा पोशों के लीडर की आंखें भी ऐसी ही थी और जाने शायद ये वही शख्स हो या नहीं, लेकिन वो खौफजदा हो चुकी थी और अब तेज तेज कदम उठाती चली जा रही थी। ए रुको! उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी और साथ ही ये पुकार भी उसने सुन ली। वो रुकने के बजाय तेज तेज दौड़ने लगी। रुक जा साली, वरना अच्छा नहीं होगा, वो पीछे से धाड़ा, लेकिन वो रुके बगैर दौड़ती चली गई। वो कोई नौउम्र लड़की तो थी नहीं, अच्छी खासी उधेड़ उम्र औरत थी, लेकिन सारी जिंदगी मुलाजमत करने और खुद को मसरूफ रखने की वजह से काफी एक्टिव खातून थी, इसलिए अपनी उम्र की दीगर औरतों के बरखिलाफ काफी तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। कुछ खुद को खतरे से महफूज रखने की जिबिल्ली ख्वाहिश ने भी उसे इस तेजी पर मजबूर कर दिया था। बगैर हील के सपाट तलवे वाली जूतियां उसके लिए इस काम में काफी मुआविन साबित हो रही थी। वो तेजी से दौड़ती हुई एक गली पार करके दूसरी गली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसके ताकुब में आने वाला शख्स भी मुसलसल उसके पीछे ही था। दोपहर का वक्त होने की वजह से गलियों में बहुत ज्यादा सन्नाटा था और कोई चूहे बिल्ली की इस दौड़ को देखने वाला वहां मौजूद न था। वो फूलती सांसों के साथ दौड़ती इस कोशिश में थी कि जल्द अज जल्द ये गली पार कर ले। उसे इल्म था कि इस गली के इख्तिताम पर मेन रोड मौजूद है। वो एक बार मेन रोड पर पहुंच जाती तो वहां से कोई सवारी हासिल कर सकती थी। दूसरी उम्मीद उसे ये भी थी कि रश वाली जगह पर पहुंचकर
खुले आम उस पर हाथ डालने की कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा, मगर ताक़ुब करने वाला शख्स भी शायद ये सब कुछ जानता था। अभी वो गली के सिरे पर पहुंची ही थी कि पीछे से कोई सनसनाती हुई चीज आई और उसकी बाईं टांग में खुप गई और तकलीफ की शिद्दत से उसके हलक से एक बेइख्तियार सी चीख निकली और उसे लगा कि वो अभी गिर पड़ेगी और गिर जाने में सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत थी। उसने एक नजर अपनी टांग की तरफ गौर से देखा। उसमें एक लंबे फलदार चाकू को देखकर वो डर गई। उसके जख्म से खून बहने लगा। अपनी तमाम तर हिम्मतें मुजतमा करते हुए उसने रुके बगैर गली का इख्तिताम कर देने वाले चंद कदम का फासला बहुत तेजी से तय करने का फैसला किया और जख्म की खौलती हुई तकलीफ के साथ तेजी से भागती हुई गली से बाहर निकल गई। ताक़ुब में आने वाला, जो इस दौरान बेहद करीब पहुंच चुका था, उसकी इस जुर्रतमंदी को देखकर ठिठक गया। वो जानता था कि इस गली से बाहर निकलने के बाद सड़क के किनारे किनारे कई मोटर मैकेनिक्स की दुकानें बनी हैं। लोग एक जख्मी औरत के पीछे आता देखेंगे तो शायद उसे पकड़ने की कोशिश भी करेंगे और इस वक्त उसके अपने बचाव के लिए कोई हथियार उसके पास मौजूद न था। वो आगे जाने या ना जाने की कश्मकश में वहीं ठिठक कर रुक गया। वो उसके रुकने को महसूस भी ना कर सकी और अंधाधुंध भागती चली गई। खौफ और दहशत ने उसके हवास मख्तल करके रख दिए थे। उसे ये एहसास ना हुआ कि वो गली पार करने के बाद मेन रोड पर आ चुकी है और अब उसे वहां अपने कदम रोक देने चाहिए। वो उसी तरह दौड़ती रही, लेकिन ये दौड़ चंद कदम से ज्यादा बिल्कुल न थी। सड़क पर दाएं जानिब से आने वाले टैक्सी के ड्राइवर की तमाम तर कोशिश के बावजूद वो उसकी टैक्सी की जद में आकर बुरी तरह से उछली और फिर सड़क पर लुढ़कती चली गई। टैक्सी के साथ ही एक देवकामत ट्रक भी पूरी रफ्तार से चला आ रहा था। सड़क पर लुढ़कते उसके जिस्म को कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस मंजर को देखकर सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियां ब्रेकें लगाना शुरू कर चुकी थी और दुकानों से मैकेनिक्स भी निकलकर सड़क की तरफ दौड़ने लगे। वो जो अभी तक सड़क के सिरे पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, किसी के अपनी तरफ मुतवज्जो होने से पहले पलटा और तेजी से भागता हुआ उस जगह से दूर होता चला जा रहा था। हाँ भाई बाले, क्या खबर लाया है? इतने दिनों से तू यहीं पड़ा है। एक मोती वाला को ठिकाने लगाने के सिवा तूने कोई काम ढंग का तो किया नहीं और इस काम में भी तूने लाखों रुपए कमा लिए। मुझे लगता है इस लूट मार में ही तुझे इस बात की खबर नहीं हो सकी कि कोठी में कोई मेहमान लड़की भी ठहरी हुई थी। तूने बस दोनों मियाँ बीवी का गला काटा और माल समेट कर रवाना हुआ। चौधरी इफ्तिखार आजकल अपनी लाहौर वाली कोठी में ही ठहरा हुआ था। मोती वाला से अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए वो हर रोज उसकी कोठी पर जाकर कुछ वक्त उसके अजीज रिश्तेदारों के साथ गुजारता था। पुलिस अफसरान से भी उसने मोती वाला के कातिलों को पकड़ने का पुरजोर मुतालबा किया था। अपने इस आने जाने और मेल मुलाकातों में उसे वहां पर मुकीम मेहमान लड़की और उसके पुरस्कार फरार की खबर भी मिल चुकी थी। मुलाजमों से पूछताछ के नतीजे में लड़की का हुलिया भी मालूम हो चुका था और ये हुलिया महबानों से बहुत ज्यादा मुशाबे था। खसूसन निचले होंठ के करीब पाए जाने वाले तिल की निशानदही से उसे बहुत ज्यादा यकीन हो चला था कि वो मेहमान लड़की सिर्फ और सिर्फ महबानों ही थी। उसे मोती वाला पर और ज्यादा शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। वो शख्स उससे पूरी तरह से अपनी दुश्मनी निभाता फिर रहा था, मगर इस मजीद गुस्से के इजहार के लिए उसे मोती वाला दस्तयाब नहीं था। चुनाचे उसने एक बार फिर बाले की जान खाना शुरू कर दी। अब वो ये कहता था कि महबानों की तलाश में कोई कारनामा सरअंजाम दे दे और अब बाला इस हुक्म की तामील में की गई अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए उसकी खिदमत में हाजिर खड़ा था। लेकिन पहले खुद पर आयद करदा इल्जामात की तरदीद करना जरूरी था, इसलिए वो हाथ जोड़कर बोला, कसम ले ले सरकार, मैंने या मेरे आदमियों ने तो कोई बेपरवाही बिल्कुल नहीं की थी। पैसा हमें आपसे भी बहुत ज्यादा मिलता है। पैसे के चक्कर में हम अपने फर्ज को कैसे भूल जाते? ऐसा हो ही नहीं सकता था। हमने मोती वाला की तिजोरी खाली करने से पहले पूरी कोठी का चक्कर भी तो लगाया था। अगर वहाँ कोई लड़की होती तो हमें जरूर मिलती ना। मेरे ख्याल में वो लड़की रात हमारे पहुंचने से पहले ही कहीं निकल पड़ी थी। अगर वो बाद में भागती तो उसका कोई सामान वगैरह तो पुलिस को मिलता ना। लेकिन एनेक्सी में से तो पुलिस वालों को 2 जोड़े मिले, वो भी मोती वाला की बीवी के थे। इस बात का तो ये मतलब हुआ ना कि लड़की पहले ही अपने साजो सामान के साथ वहां से जा चुकी थी। वो जानता था कि चौधरी के पास उसका झूठ पकड़ने का कोई जरिया नहीं था,
اس لیے آرام سے دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا، ورنہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے تو کوٹھی کی قیمتی چیزیں سمیٹنے کے سوا وہاں کوئی اور کام کیا ہی نہ تھا۔ چل، میں نے مان لیا کہ تو سچ کہتا ہے، پر یہ تو بتا کہ تو نے اب کیا کارنامہ انجام دیا ہے، کیا ایسا کام کیا ہے کڑی کی تلاش میں؟ چودھری نے اس پر بگڑ کر سوال کیا۔ وہی بتانے کے لیے آیا ہوں سرکار۔ اتنے دنوں لاہور میں رہ کر میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ سے کڑی کو تلاش کیا۔ آخری بار اس کے تھانے میں رہنے کی خبر ملی تھی، اس لیے میں تھانے کے پیچھے پیچھے لگا رہا کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ اسے تھانے سے کس نے چھڑوایا، پر نیچے والوں کو صحیح طریقے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی تھی۔ بس یہی کہتے تھے کہ اوپر سے کہیں سے فون آیا تھا۔ میں نے سوچا SHO کو ہی پکڑا جائے، اس کی تھوڑی پھینٹی شینٹی لگا دی جائے گی اور کچھ مال پانی کا لالچ بھی دے دوں۔ تو اس نے صرف اتنی سی بات اگلی کہ کڑی کو DIG کے فون نے چھڑوا دیا۔ اب ان کے بندوں نے کڑی کو کہاں پہنچایا، اس بات کی انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ میں کوشش میں لگا پڑا تھا کہ کسی طرح ان بندوں کی کوئی خبر مل جائے تو آپ کو خوشخبری سناؤں، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں کیا کروں؟ پھر میں نے دارالامان کی منتظمہ سے پوچھ تاچھ کرنے کا سوچا۔ پہلے اسے فون پر ڈراتا دھمکاتا رہا کہ اسے کوئی خبر ہے تو ضرور بتا دے۔ ڈائریکٹ اس تک پہنچ کر کچھ معلوم کرنا اس لیے مشکل تھا کہ اغوا کی کوشش کے بعد دارالامان کی نگرانی بہت زیادہ سخت کر دی گئی تھی۔ پولیس والے بھی چکر پر چکر لگاتے تھے۔ آج اتفاق سے وہ عورت مجھے نظر آ گئی۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں، لیکن وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور بھاگتے بھاگتے ایک گاڑی کے سامنے آ کر جان سے چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے اسے ضرور کچھ نہ کچھ معلوم تھا، اسی لیے وہ اتنا گھبراتی تھی۔ معاملہ کچھ نہ کچھ میری بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ہو نہ ہو ماہبانوں کو گاؤں سے نکالنے میں اس AC کے بچے کا ہی ہاتھ ہے۔ اپنے ماموں کی شہ پر بڑا سمارٹ بنتا پھرتا ہے نا وہ، سامنے سے مجھ سے دوستی جتا کر پیچھے سے ایسے کام کرتا پھرتا ہے جس سے مجھے پریشانی ہو۔ جانتا ہوں میں، ماہبانوں کو اسی نے دارالامان بھجوایا ہوگا اور پھر تھانے سے چھڑوا کر موتی والا کے گھر رکھوانے میں بھی اسی کا ہاتھ شامل ہوگا۔ جانتا ہوں میں۔ آخر چودھری افتخار نام ہے میرا۔ آج کل بہت زیادہ گٹھ جوڑ تھا اس کا موتی والا کے ساتھ۔ اس کی مخبریوں پر تو ہمارے مال کو پکڑنے کے چکر میں لگا پڑا تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ چودھری افتخار کو اس جیسا کل کا لونڈا چکر نہیں دے سکتا۔ میں بہت سمجھدار ہوں۔ سجاد رانا کا نام سامنے آتے ہی اس نے سارے حالات کا تجزیہ کر ڈالا۔ آپ کہیں تو ہم اس AC کو اٹھوا لیں سرکار؟ آپ کے قدموں میں اس کا سر رکھ کر اس کی ایسی پھینٹی لگائیں گے نا کہ خود کڑی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی حامی بھر لے گا۔ بند کرو اپنی یہ بڑکیں۔ تیرے جیسے بے عقل آدمی کے مشوروں کی ضرورت مجھے نہیں بالکل۔ شکل دیکھی ہے جو اسے اٹھوانے کی باتیں کرتے ہو؟ اس کے خاندان والوں کو جانتا ہوں میں، اور تو جانتا ہوتا نا تو کبھی ایسی باتیں منہ سے بھی نہ نکالتا۔ تو اسے اٹھائے گا اور وہ سارے کے سارے مجھ پر قیامت ڈھا دیں گے۔ اس AC پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی تیرے جیسے اٹھائی گرے کی مجھے ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی عقل سے ایسی ترکیب لڑاؤں گا کہ اسے اچانک سے ایک ایسا سبق مل جائے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ بالے کی بات پر اسے ڈپٹتے ہوئے چودھری افتخار نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ شہریار پہلے ہی اسکول کی تعمیر شروع کروانے اور سپلائی کو پکڑوانے کی کوشش کی وجہ سے اس کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ اب جو ماہبانوں والے معاملے کے ڈانڈے بھی اس سے ملتے نظر آتے تھے تو وہ مزید بھڑک اٹھا تھا، اور اس بھڑکنے میں بھی اس نے عقل کا دامن بالکل نہ چھوڑا تھا اور براہ راست تصادم کے بجائے حکمت عملی سے کام لینے کی ٹھان لی تھی۔ آج کا شیڈیول کیا ہے عبد المنان؟ آج ہمیں کس گاؤں کو وزٹ کرنا ہے؟ آج نورپور گاؤں جانا ہے۔ وہاں کے زمینداروں کی طرف سے درخواست ملی تھی کہ ان کے گاؤں میں بجلی کی فراہمی کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا جائے۔ شہریار کے سوال پر عبد المنان نے اسے بتایا تو اسے یاد آیا، اس نے خود ہی یہ درخواست پڑھنے کے بعد نورپور گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس گاؤں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ زمینداروں سے مل کر ان کے مزاج کا بھی اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ تقرری کے بعد ارد گرد کے بہت سے دیہاتوں کے زمینداروں نے اس کے دفتر آ کر اس سے ملاقات کی تھی، لیکن نورپور کے زمیندار لوگ اس سے ابھی تک ملاقات کے لیے نہیں آئے تھے۔ اوکے، تم وہاں جانے کا انتظام کرواؤ۔ ویسے اندازاً ہمیں وہاں جا کر واپس آنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ نورپور یہاں سے کافی فاصلے پر ہے جناب، اس لیے ٹائم تو اچھا خاصا لگے گا۔ ہم
अभी निकलेंगे तो दोपहर के बाद ही कहीं जाकर वापसी होगी। नो प्रॉब्लम, जब जाने का फैसला कर लिया है तो फिर चाहे कितना वक्त सर्फ हो, जाना जरूर है। सामने रखी फाइल पर कोई नोट लिखते हुए उसने फैसला सुनाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं मोतीवाला के वकील को आज दोपहर के बाद मुलाकात का टाइम दे दूं। सुबह उसका फोन आया था कि वो मोतीवाला साहब की विल के सिलसिले में आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है। अब्दुल मन्नान ने पूछा तो वो चौंक पड़ा। मोतीवाला की विल के सिलसिले में उसके वकील का उसके पास आना बहुत मानी खेज मालूम होता था। बिल्कुल टाइम दे दो, बल्कि ऐसा करना कि ये मुलाकात मेरे बंगले पर रखना। वो वकील इतनी दूर से यहाँ आएगा तो उसकी खातिर मदारात भी तो ढंग से होनी चाहिए ना। इजाजत देने के साथ साथ उसने हिदायत भी जारी की। फिर लहजे को सरसरी सा बनाते हुए पूछने लगा, महबानों की कोई खबर मिली कि नहीं? नो सर, इंक्वायरी ऑफिसर रफीक खोकर से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, लेकिन उसके पास महबानों के लिए कोई खबर नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मोतीवाला के कत्ल के केस में चौधरी इफ्तिखार इन्वॉल्व है तो फिर इस बात का भी इम्कान है कि महबानों को वहां से उसके बंदे अगवा करके कहीं ले गए हैं। शहरियार के सवाल का जवाब देते हुए अब्दुल मन्नान ने अपना ख्याल भी जाहिर किया। तो फिर किसी जरिए से चौधरी साहब की तरफ से भी कोई सुनगुन ले लो ना। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरकर एक मजलूम लड़की को बर्बाद होने के लिए उसके रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकते ना अब्दुल मन्नान। उसने तेज लहजे में हुक्म देते हुए हाथ में पकड़ी हुई फाइल को मेज पर जोर से पटका। यस सर, मैं कुछ करता हूँ इस सिलसिले में। उसका मिजाज बिगड़ता देखकर अब्दुल मन्नान ने तेजी से उसे यकीन दिलाया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक चपरासी अंदर कुछ ले आया। ये कोरियर वाला देकर गया है जनाब। उसने एक बैग और लिफाफा अब्दुल मन्नान की तरफ बढ़ा दिया। बैग शनासा था, लेकिन अब्दुल मन्नान और शहरियार दोनों ही फौरी तौर पर उसे शनाख्त नहीं कर पाए थे। लिफाफा अब्दुल मन्नान के नाम था, इसलिए उसने लिफाफा खोलकर उसमें मौजूद कागज निकाल लिया। ये दारुल अमान की मुंतजिमा की तरफ से लिखा गया एक मुख्तसर सा खत था, जिसमें उसने अपनी धमकियों से घबराकर छुट्टी पर जाने की इत्तला के साथ साथ महबानों के बैग की बाबत भी लिख दिया था। खत पढ़ने के बाद उसने शहरियार की तरफ खत बढ़ा दिया। चपड़ासी इस दौरान उसके इशारे पर वापस जा चुका था। दारुल अमान फोन करो, मुमकिन है अभी मुंतजिमा छुट्टी पर निकली ना हो। बैग भेजने पर उसका बहुत शुक्रिया अदा करना। धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स के बारे में भी तफसीलात मालूम कर लेना। खत पढ़ने के बाद उसने हुक्म दिया। अब्दुल मन्नान वहीं उसकी मेज पर मौजूद फोन सेट पर दारुल अमान का नंबर मिलाने लगा। थोड़ी देर में उसका वहां राब्ता हुआ। राब्ते के बाद उसने मुख्तसर सी गुफ्तगू की और रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और उदासी से बोला, मुंतजिमा तो नहीं मिली। उस बेचारी का दोपहर एक रोड एक्सीडेंट पे इंतकाल हो गया। ये सब क्या हो रहा है? वो सारे लोग जो महबानों के हमदर्द हैं किसी न किसी तरीके से मारे जा रहे हैं। हूरा और सफदर, फिर ड्राइवर का दोस्त, फिर मोतीवाला और उसकी बेगम, और अब ये दारुल अमान की मुंतजिमा। इतने सारे लोगों की एक के बाद एक हलाकत को इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। अब्दुल मन्नान, तुम तफसीलात मालूम करो कि मुंतजिमा का रोड एक्सीडेंट कब और किन हालात में हुआ था। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के पीछे भी यकीनन कोई न कोई साजिश होगी। अब्दुल मन्नान की दी गई इत्तला सुनकर उसने तशवीश का इजहार करते हुए उसे हुक्म दिया। अब्दुल मन्नान को इस हुक्म पर फरमाबरदारी से यस सर ही कहना था, सो उसने कहा। कुछ देर बाद वो लोग हस्बे प्रोग्राम नूरपुर के गांव की तरफ को रवाना हुए। जब वो नूरपुर जा रहे थे तो उस वक्त भी महबानों से जुड़े वाकयात शहरियार के जहन में चकरा रहे थे।